जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक द्विवेदी आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोगों ने एक नया टॉपिक लिया। संविधान के अंतर्गत हम लोगों ने एक आज नया टॉपिक लिया जो कि है राष्ट्रपति। तो आज हम लोग राष्ट्रपति के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ने वाले, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग की हेडिंग क्या रहने वाली है? तो राष्ट्रपति, इसको डाल लो। ठीक, क्या पढ़ने वाले हैं? तो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, अब लेकिन कुछ बेसिक बातें हम लोग जान लेते हैं। वो बेसिक बातें क्या हैं? तो भारत में पूछा जाए आपसे कि भारत में शासन के कितने अंग हैं, तो क्या बताओगे? तो 3 अंग हैं। कौन कौन से? एक विधायिका, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। आओ लिखो, लिख लो, इधर लिख लो कि भारत में शासन के अंग। अगर पूछा जाए भारत में शासन के अंग तो क्या बताओगे? 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं? आओ वो भी लिखो, कौन कौन से हैं? तो एक तो है विधायिका। क्या है? विधायिका। एक क्या है? कार्यपालिका। एक क्या है? तो न्यायपालिका। ठीक, कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं। अब इन सबका काम लिख लो। ये क्या है? कार्यपालिका। ठीक, अब पूछा जाए विधायिका का काम क्या है? तो कानून का निर्माण करना। तो लिख लो, इसको भी लिख लो, कानून निर्माण करना। ठीक, अब आपसे पूछा जाए कार्यपालिका का काम क्या है? तो कानून को लागू करना। क्या काम है? कानून को लागू करना। यही जो कानून का निर्माण हुआ इनको लागू कराना। क्या काम है? कानून लागू करना। ठीक, अब पूछा जाए न्यायपालिका का काम क्या है? तो कानूनों की रक्षा करना। क्या काम है? तो इस कानून की रक्षा करना काम है। किसका काम है? तो न्यायपालिका का काम क्या है? कानूनों की रक्षा करना। ठीक, अब आपसे पूछा जाए कि संविधान में कितने भाग हैं? तो संविधान में 22 भाग हैं। पूछा जाए कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां। उसी 22 भागों में से एक संविधान का भाग है भाग 5। कौन सा भाग? तो भाग 5 या पार्ट 5, जो कि संविधान का सबसे बड़ा भाग है। अब इसमें किसका वर्णन है? तो संघ का वर्णन है। चलो आओ लिखो कि भाग कौन सा है? तो भाग 5 या पार्ट, क्या लिखोगे? पार्ट 5। इसमें किसके बारे में दिया गया है? पूछा जाए कि भाग 5 में, जैसे पेपर में क्वेश्चन आएगा कि भाग 5 में किसका वर्णन है, तो क्या बता दोगे? संघ का वर्णन है। किसका? संघ का वर्णन है। किसका? तो यूनियन का वर्णन है। ठीक, पूछ लिया गया। अब पूछा जाए, ये जो एक पॉइंट लिखो कि भाग 5 जो है ये संविधान का सबसे बड़ा भाग है। क्या बताया? कि ये संविधान का सबसे बड़ा भाग है। क्या है? तो जो संविधान का भाग 5 है ये संविधान का सबसे बड़ा भाग है। ठीक, अब भाग 5 में पूछा जाए कितने आर्टिकल आते हैं, कहां से कहां तक आर्टिकल आते हैं। जो कहा गया सबसे बड़ा भाग है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होगा। तो इसमें आर्टिकल या इसी को अनुच्छेद भी बोलते हैं। क्या? अनुच्छेद भी। ठीक, तो पूछा जाए 52 से लेकर, कहां से? 52 से लेकर 151 तक अनुच्छेद का वर्णन किसमें है? तो भाग 5 में। ये क्या है? संविधान का सबसे बड़ा भाग है। ठीक, अब इसमें किसका वर्णन है? अगर पूछा जाए भाग 5 में तो संघ का वर्णन है। ठीक, अब आगे आओ। अब पूछा जाए आर्टिकल 52 में क्या दिया गया है। ठीक, अब हम लोग इसी को पढ़ेंगे। आइए तो अब हम लोग लिखते हैं आर्टिकल 52 में। ठीक, इसमें किसका वर्णन? तो इसमें क्या दिया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किसमें दिया गया है? तो आर्टिकल 52 में। क्या दिया गया है? तो लिखो, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या दिया गया? भारत का एक राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट होगा।
किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद 52 में दिया गया है। ठीक, और क्या लिखा है इसमें कि ये क्या होंगे? ये भारत के प्रथम पुरुष तथा इनकी पत्नी प्रथम महिला होंगी। ये भी लिख लो, ये जो राष्ट्रपति होंगे ये भारत के प्रथम पुरुष, ये भारत के प्रथम पुरुष तथा इनकी पत्नी, क्या? इनकी पत्नी प्रथम महिला होंगी। कौन? तो जो राष्ट्रपति होंगे वो प्रथम पुरुष और इनकी जो पत्नी होंगी वो प्रथम महिला होंगी। ठीक, इसमें एक पॉइंट और दिया गया है, ये तीनों सेनाओं के प्रमुख भी होंगे। कौन? तो जो राष्ट्रपति होंगे वो क्या होंगे? तो तीनों सेनाओं के, जल, थल और वायु। ठीक है, किसके किसके? एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और नेवी के प्रमुख भी होंगे। कौन होंगे? तो राष्ट्रपति। ठीक है, ये तीनों सेनाओं के प्रमुख होंगे। कौन होंगे? प्रमुख होंगे। ठीक, इतना आप सबने जान लिया। ठीक, अनुच्छेद 52 के बारे में चर्चा कर ली। अब आगे आओ 53 के बारे में जानते हैं। ठीक, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट लिखो, राष्ट्रपति जो होंगे ये संवैधानिक प्रमुख होंगे। क्या होंगे? ये संवैधानिक प्रमुख होंगे। कौन होंगे? तो जो राष्ट्रपति होंगे ये संवैधानिक प्रमुख होंगे। ठीक, जो राष्ट्रपति होंगे ये क्या होंगे? तो संवैधानिक प्रमुख होंगे। ठीक, इतना हम लोगों ने जाना। इसके आगे हम लोगों ने कहां तक की चर्चा कर ली है? तो अनुच्छेद 52 तक की या आर्टिकल 52 तक की। अब हम लोग जानते हैं इधर आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि ये जो राष्ट्रपति होंगे ये कार्यपालिका के प्रमुख होंगे। कौन सी? ये जो कार्यपालिका कानून को लागू कर रही है इसका प्रमुख कौन होगा? तो राष्ट्रपति होगा। तो लिखो, इसको भी लिखो, ये या इसे लिखो, राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख होंगे। कौन होंगे? तो प्रमुख होंगे। ठीक, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख भी हैं और कार्यपालिका के प्रमुख भी हैं। ठीक, अब इसमें एक बात और दी गई है कि ये कार्यपालिकी शक्तियों का प्रयोग स्वयं करेंगे या किसी व्यक्ति की नियुक्ति करेंगे। मतलब ये क्या हो जाएंगे? इसका मतलब ये कार्यपालिका का प्रयोग स्वयं कर सकते हैं या किसी व्यक्ति की नियुक्ति करेंगे। और नियुक्ति किसकी करते हैं? तो पीएम यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। तो इस हिसाब से ये नाम मात्र के शासक रह जाते हैं और कार्यपालिका के, जबकि हैं क्या? ये प्रमुख शासक हैं, लेकिन वास्तविक शक्तियां किसके हाथ में चली जाती हैं? जिसकी ये नियुक्ति करते हैं। किसकी करते हैं? तो पीएम यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। तो लिखो, इसको भी लिखो, ये कार्यपालिकी शक्तियों का प्रयोग स्वयं करेंगे या किसी व्यक्ति की नियुक्ति करेंगे। क्या करेंगे? तो नियुक्ति करेंगे। ठीक, अब नियुक्ति किसकी करते हैं? तो पीएम की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, उसके लिए अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत ये किसकी नियुक्ति करते हैं? तो प्रधानमंत्री यानी कि पीएम की नियुक्ति करते हैं। ठीक, अब आगे आओ। अब हम लोग जानते हैं आर्टिकल 54, 53 तक हो गया, 52 हो गया, 53 हो गया। अब हम लोग जानते हैं आर्टिकल 54 में किसका वर्णन किया गया है? तो क्या दिया गया है? इनका निर्वाचक मंडल। क्या लिखोगे? तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कि इनके जो इलेक्शन होंगे उसमें कौन कौन शामिल हो सकता है। तो लिखो,
पूछा जाए कौन कौन शामिल होगा, तो ये प्रश्न बहुत बार आया है, ठीक है, इसके बारे में लिखो। तो कौन कौन होगा, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ध्यान दीजिएगा, निर्वाचित मतलब मनोनीत नहीं, ठीक, निर्वाचित सदस्य, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, ठीक है। आगे आओ, विधानसभा के, उससे पहले लिखो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इसके भी कैसे सदस्य हैं, तो निर्वाचित सदस्य, ठीक। आगे आओ, अब राज्यों में जो विधानसभा होता है, जैसे केंद्र में क्या होता है, संसद होती है, वैसे राज्य, फिर उसके अंदर कौन कौन आता है, तो संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 अंग होते हैं, ठीक। ऐसे ही राज्यों में क्या होता है, तो विधानमंडल होता है, उसके अंतर्गत कौन कौन आता है, तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल आता है, ठीक है। तो राज्यों की जो विधानसभा होगी उसके भी निर्वाचित सदस्य जो जैसे विधायक होंगे वो भी इसमें वोटिंग करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखोगे, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मतलब जो निर्वाचित सदस्य होंगे विधानसभा के, वो भी शामिल हो जाएंगे, ठीक। लेकिन इसके आगे एक संविधान में संशोधन किया गया, कौन सा, 70वां संविधान संशोधन 1992 में, उसमें क्या किया गया, दिल्ली और पुडुचेरी के भी विधानसभा के सदस्यों को शामिल किया गया। तो ये भी लिख लो, यहां पर पॉइंट डाल के लिखो, 17th CA मतलब संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, 1992। क्या लिखोगे, 70वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1992 में। तो इसमें क्या किया गया, जब इसको किया गया तो दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्यों को भी शामिल किया गया। तो इसको भी लिख लो, दिल्ली मतलब वो भी इसमें निर्वाचक मंडल का हिस्सा होंगे, दिल्ली के विधानसभा, लेकिन होंगे निर्वाचित ही, विधानसभा के सदस्य, ठीक। कैसे होंगे, तो ये भी निर्वाचित होंगे, कोई मनोनीत सदस्य नहीं होगा, ठीक। और दूसरा इसमें क्या किया गया, पुडुचेरी, जो पुडुचेरी है, कौन, तो पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य, ठीक है, लिख लीजिएगा, दिल्ली और पुडुचेरी के जो विधानसभा के सदस्य हैं उनको भी शामिल किया गया। किसमें दिया गया है, तो निर्वाचक मंडल 54 में, कौन से, तो आर्टिकल 54 में, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। फिर 70वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में, उसमें क्या दिया गया कि दिल्ली के विधानसभा के सदस्य, मतलब दिल्ली विधानसभा के सदस्य, ठीक, और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य जो निर्वाचित मेंबर होंगे वो भी इसमें वोट डाल सकेंगे, ठीक। इतना आप सब लोग नोट कीजिए। फिर हम लोग इसके आगे, तो हम लोग कहां तक जान चुके थे, तो आर्टिकल 54 तक, मतलब अनुच्छेद 54 तक जान चुके थे, ठीक है। अब उसी के आगे हम लोग क्या कंटिन्यू करेंगे कि आर्टिकल कौन सा आएगा, तो 54 तक हो चुका है, ठीक है। तो उसके आगे आओ, आर्टिकल 55। अब 55 में पूछा जाए क्या दिया गया है, मतलब अनुच्छेद 55 में पूछा जाए क्या दिया गया है, तो राष्ट्रपति का क्या दिया गया, चुनाव का तरीका, कि किस प्रकार का चुनाव होगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो लिखो, चुनाव का तरीका मतलब किसका, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, ठीक है। क्या दिया गया है, तो चुनाव का तरीका। अब किस तरीके का चुनाव होगा ये भी लिखो, तो अप्रत्यक्ष होगा। क्या होगा, अप्रत्यक्ष होगा, ठीक। आप सब बोर्ड नहीं डालते हैं, ठीक। इसके बाद सेकंड पॉइंट इसमें लिखो, कैसा होगा, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा। कैसे होगा, अनुपातिक मतलब हर राज्य का अपना एक
अनुपात होगा, ठीक है, उस अनुसार वोट डाले जाएंगे। मतलब विधायक का मत का मूल्य होगा, उसके हिसाब से सबकी हर राज्य का एक एक अपना अनुपात होगा, उस हिसाब से इनको वोट दिया जाएगा, ठीक है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाएगी। कैसी अपनाई जाएगी? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक। इसके बाद थर्ड पॉइंट कैसा होगा? तो लिखो एकल संक्रमणी मत प्रणाली। कैसी? एकल संक्रमणी मत प्रणाली। मतलब जैसे कि इसके लिए एक कोटा होता है। क्या कोटा होता है? तो वो लिख लो कि मतलब राष्ट्रपति को जीतने के लिए एक कोटा होता है। ये क्या होता है? कुल वैध मत का अपॉन 2, ठीक है, अब +1, मतलब 100 वोट पड़े। कितने? 100 वोट पड़े और उसको डिवाइड 2 करके +1 करना है, मतलब 50 + 1, मतलब इतना उसको प्राप्त करना ही होगा। क्या? कुल वैध मतों का 100/2 + 1, मतलब ये एक कोटा होता है, ठीक है। मतलब 50% पूछा जाए कितना मत प्राप्त करना होता, तो 50% + 1, ठीक। इतना हो गया आपका 55 तक हो गया। अब हम लोग चलते हैं 56 की तरफ। अब 56 में पूछा अनुच्छेद 56 लिखो, आर्टिकल 56। इसमें पूछा जाए आपसे क्या दिया गया है, तो इसमें दिया गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। क्या दिया गया है? राष्ट्रपति का कार्यकाल, मतलब कितने टाइम तक ये राष्ट्रपति रह सकेंगे, ठीक, ये पूछा गया है। तो इसमें क्या दिया गया है? 5 वर्ष तक। कितना? तो 5 वर्ष तक। कितना? तो 5 वर्ष तक, ठीक, ये तो दिया गया है। लेकिन एक बात, पद ग्रहण की तिथि से और 5 वर्ष तक। कितना? पद ग्रहण की, जिस दिन उन्होंने पद धारण कर लिया उस दिन से मतलब और आगे 5 वर्ष तक ये राष्ट्रपति रहेंगे। कितने? तो पद ग्रहण की तिथि से, ठीक, जो पद ग्रहण करने की इनकी डेट होगी उस दिन से अगले 5 वर्ष तक ये राष्ट्रपति रहेंगे। लेकिन क्या रह सकते हैं परमानेंट? नहीं, ठीक। तो उसके लिए क्या है, ये ऐसा थोड़ी ना कि परमानेंट ये 5 साल बन ही जाए। कहो ऐसा कुछ हो जाए, आकस्मिक इनकी मृत्यु हो जाए या स्वयं इनकी इच्छा ना हो राष्ट्रपति पूरे 5 साल बने रहने की, तो ये क्या करें? अपना इस्तीफा दे दें। तो इस्तीफा किसको देंगे? तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। किसको देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को। तो लिखो ये 5 वर्ष पूर्व भी, 5 वर्ष से पूर्व भी अपना त्याग पत्र, क्या करते हैं? त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं, ठीक, समझे। या इनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो इनका पद खाली हो जाएगा, ठीक। और 5 वर्ष से पूर्व भी ये अपना त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, सॉरी। तो किसको देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे देते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन तो ये ज्यादातर पूछा जाता है, इसको याद ध्यान में रखिएगा, ठीक। अब दूसरा, क्या इनको हटाया नहीं जा सकता? तो इनको हटाया भी जा सकता है। अगर ये संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अतिक्रमण, तो इनको हटाया भी जा सकता है। तो 5 वर्ष पूर्व भी इनको महाभियोग से हटाया भी जा सकता है। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है इसका? महाभियोग द्वारा, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया भी जा सकता है। क्या किया जा सकता है? हटाया भी जा सकता है, ठीक है। अभी हम लोग समझेंगे, महाभियोग प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। ये अनुच्छेद 61 में दी गई है, ठीक है, किस प्रकार से इनको हटाया जाना है, ठीक। अब हम लोग का दूसरा पॉइंट देखो, लिखो क्या लिखा हुआ? इनका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। क्या किया जा सकता है? बढ़ाया भी
जा सकता है। कब तक बढ़ाया जा सकता है? जब तक, मतलब 5 वर्षों से ज्यादा भी इनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, जब तक कोई दूसरा व्यक्ति पद पर ना आ जाए। जब तक कोई दूसरा व्यक्ति, मतलब पहले हटाया भी जा सकता है। किस प्रकार? महाभियोग प्रक्रिया से, या स्वयं वो अपना पद त्याग दें, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देके, उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर, या इनका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। कब तक? जब तक कोई दूसरा व्यक्ति पद पर ना आ जाए। मतलब जब तक कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आ जा सकता तब तक इनका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक, अब 56 भी हम लोग का हो गया। अब आते हैं हम लोग 57 पर। किस पर? आर्टिकल 57। इसमें क्या दिया गया है? तो राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचित भी किया जा सकता है। क्या? तो राष्ट्रपति को, मतलब राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। ठीक है, तो राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचित भी किया जा सकता है। ठीक, मतलब ये नहीं दिया गया कि कितने बार, संविधान में ये नहीं बताया गया है कि कितने बार निर्वाचित किया जा सकता। बस इतना लिखा है अनुच्छेद 57 में कि राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचित भी किया जा सकता है। बस इतना सा लिखा है। अमेरिका के तरीके ये नहीं है कि केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। यहां पर सिर्फ इतना लिखा है अपने संविधान में कि राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचित भी किया जा सकता है। ठीक, इतना आप सब नोट कीजिए। फिर इसके आगे तक देख चुके हैं, तो राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचित भी किया जा सकता है। किसमें लिखा है? तो अनुच्छेद 57 में। उसके आगे हम लोग चलते हैं कि आर्टिकल 58 आएगा। ठीक है, 58, इसमें क्या दिया गया है? राष्ट्रपति की योग्यता, मतलब क्वालिफिकेशन क्या होगी? राष्ट्रपति की योग्यता, क्या मतलब क्वालिफिकेशन क्या होगी? तो लिखो, पहला पॉइंट लिखो। क्या लिखोगे? सबसे प्रथम जो इनकी क्वालिफिकेशन होगी कि ये भारत के नागरिक हों। क्या हों? भारत के नागरिक हों। दूसरी इनकी क्वालिफिकेशन क्या है? ये 35 वर्ष इनकी उम्र हो, 35 वर्ष एज हो। ठीक, आयु जो हो इनकी 35 वर्ष हो। ठीक, इसके बाद लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। ठीक, क्या हो? लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। मतलब अगर इनको राष्ट्रपति बनना है तो इनके पास लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। ठीक, अब जो चौथा दिया गया है वो क्या दिया गया है कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। मतलब लिखो, पहले लिखो, 50 प्रस्तावक हों इनके पास, कि इनका प्रस्ताव रखें कि इनको राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। ठीक, और अनुमोदक मतलब जो इनको 50 लोग इनको अनुमोदन दें कि इनको राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। ठीक है, 50 अनुमोदक हों, 50 अनुमोदक। ठीक, और जमानत राशि रुपया कितना लगेगा इनके इलेक्शन में? जो जमानत राशि कितनी जमा होगी? जमानत राशि जमा होती है इलेक्शन के टाइम पर। ठीक है, प्रधानी से लेके और बड़े इलेक्शन तक सब में जमा होती है। ठीक, तो वो कितनी होगी? तो 15,000 रुपये। कुछ ये राशि देख के सोच रहे हैं हम भी लड़ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, कितनी रुपये जमा होती? 15,000 रुपये जमानत राशि जमा होती है। जमानत राशि। और जमानत जब्त कब हो जाती है? अगर 1/6 मत अगर प्राप्त नहीं होता है। कितना? अगर 1/6 मत आपको प्राप्त नहीं होगा तो जो 15,000 जमानत राशि है ये जब्त हो जाती है। कितनी? 15,000 रुपये। अगर 1/6 मत आपको प्राप्त हो गया तो जमानत राशि आपकी वापस हो जाएगी। ठीक, इतनी क्वालिफिकेशन थी इनकी। अब हम लोग आते हैं इसके बाद आर्टिकल 59 में। इसमें क्या दिया गया है? तो इसमें और लिखो, पहले लिखो, आर्टिकल 59
59। ठीक, तो आर्टिकल 59 में क्या है, तो राष्ट्रपति पद की कुछ शर्तें। ठीक है, तो मतलब ऐसे लिखो, शर्तें क्या दी गई हैं, शर्तें दी गई। अब शर्तें क्या हैं कि ये लाभ के पद पर ना हो। क्या मतलब, लाभ के पद पर ना हो, मतलब जो राष्ट्रपति बन रहा है वो कोई भी लाभ का पद धारण नहीं किए होना चाहिए। और दूसरी शर्त इसकी क्या है, लिख लो आप लोग, लिख लो, बोले दे रहे, लिख लो कि ये विधानसभा या राज्यसभा के अगर सदस्य हैं या लोकसभा के सदस्य हैं तो इनका जो पद है, जिस दिन ये राष्ट्रपति का पद धारण करेंगे तो उस स्थिति से वो जो पद है वो खाली माना जाएगा। कौन सा, जो लोकसभा सदस्य या राज्यसभा सदस्य या विधानसभा सदस्य अगर ये हैं तो वो पद खाली माना जाएगा जिस दिन से ये राष्ट्रपति पद धारण करेंगे। ठीक, मान लिया जाएगा। अब पूछा जाए आपसे कि आर्टिकल 60 और लाभ का पद क्या है, लाभ के पद की व्याख्या संविधान में कहीं भी नहीं करी गई है। मतलब संविधान में सिर्फ इतना लिखा है कि लाभ के पद पर ना हो, संविधान ने ये नहीं बताया कि लाभ के पद कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट लिख लो। अगर अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में था, झारखंड के जो सीएम हैं उनके हिसाब से, मतलब वो अभी चर्चा में रहे थे, किस वजह से, लाभ के पद के बारे में ही उनके बारे में चर्चा हो रही थी कि ये लाभ का पद धारण करे हुए हैं। ठीक है, तो इसको लिख लो कि संविधान में, नोट डाल के इसे लिख लो, नोट डाल के कि संविधान में लाभ के पद की चर्चा नहीं की है, लाभ के पद का वर्णन नहीं है। मतलब अब पूछ दिया जाएगा, क्या पेपर में आ जाएगा, क्योंकि हाल फिलहाल करंट में रहा था झारखंड के सीएम से। ठीक है, तो क्या पूछ दिया जाएगा कि संविधान में लाभ के पद की चर्चा दी गई है, तो बताना नहीं दी गई है। ठीक है, अब आओ आगे आओ, कौन सा 60 जानते हैं हम लोग कि कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 60, इसमें क्या दिया गया है, तो राष्ट्रपति, अब शपथ तो कुछ ना कुछ लेंगे ही, तो राष्ट्रपति की शपथ के बारे में दिया गया। क्या दिया गया, शपथ, ऐसे लिखो, राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की शपथ। अब इन्हें पद की शपथ कौन दिलाता है, तो इनको जो शपथ है वो दिलाएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाएंगे, तो लिखो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इनको शपथ दिलाई जाएगी। किनको, तो जो राष्ट्रपति हैं इनको शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाएगी। अगर मान लो ये अनुपस्थित हैं, कौन, CGI, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक, अगर मान लो ये अनुपस्थित हैं, किसी भी कारणवश ये अनुपस्थित हैं उस दिन, तो इनको कौन शपथ दिलाएगा, तो इनको सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज, कौन दिलाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ जज होंगे वो इनको शपथ दिलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज इनको शपथ दिलाएंगे। कौन, अगर ये अनुपस्थित हैं, कौन, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं, तो उसके बाद जो सेकंड नंबर के सुप्रीम कोर्ट के, मतलब इनके बाद जो वरिष्ठ जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वही जज इनको शपथ दिलाएंगे। किनको, तो राष्ट्रपति को। ठीक है, हम लोगों ने क्या जान लिया, राष्ट्रपति की योग्यता जान लिया 58 में, और 59 में इनकी शर्तें जान ली कि लाभ के पद पर ना हो, और लाभ का पद संविधान में इसकी कहीं व्याख्या नहीं करी गई। ठीक, इतना जान चुके हैं, तो आर्टिकल 60 तक जान चुके हैं, मतलब इनकी शपथ के बारे में जान चुके हैं। कौन दिलाता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। ठीक, अब इसके आगे हम लोग आते हैं आर्टिकल 61। कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 61। ठीक, इसमें किसका वर्णन है, तो अभी मैंने बताया था कि इनको किस तरीके से हटाया जाता है, तो महाभियोग प्रक्रिया, तो इसमें इसी का वर्णन है। क्या दिया गया है, तो महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया। ठीक, अब इसका आधार क्या होगा, अगर पूछा जाए कि ऐसे थोड़ी ना कि महाभियोग प्रक्रिया चलाने लगे, तो महाभियोग प्रक्रिया का आधार पूछा जाए कि इसका आधार क्या होगा, महाभियोग प्रक्रिया चलाने का आधार पूछा जाए, तो क्या लिखोगे, संविधान के अतिक्रमण के आरोप पर। किसके, संविधान के अतिक्रमण का आरोप अगर इनके ऊपर लगता है तो महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाएगी। ठीक, अब समझो, लेकिन
क्या एक आदमी इनको हटा सकता है कि इसे उसने बोल दिया कि एक आदमी खड़ा हो गया बोल दे कि हाँ राष्ट्रपति जो हैं ये संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं, तो क्या हटाया जा सकता है? नहीं। तो इसके लिए क्या प्रक्रिया है उसके बारे में हम लोग समझते हैं कि क्या है। पहली बात तो इसका आधार क्या है, तो संविधान के अतिक्रमण का आरोप इन पर लगता है। ठीक, अब देखो अब इस प्रक्रिया को लाया कहाँ जाएगा? सबसे पहले जो प्रश्न बनता है कि इस प्रक्रिया को ऐसे लिखो, इस प्रक्रिया को लोकसभा मतलब ऐसे लिखो, संसद के किसी भी सदन मतलब लोक सभा या राज्य सभा किसी में मतलब संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है। मतलब किसी से भी ये प्रक्रिया स्टार्ट करी जा सकती है। सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि इसे दे देगा आपको पेपर में कि जो महाभियोग प्रक्रिया है लोकसभा से ही स्टार्ट होती है, राज्यसभा से नहीं। तो ऐसा नहीं है, लोकसभा या राज्यसभा किसी से भी स्टार्ट की जा सकती है। ठीक, अब इसके बाद आते हैं, अब देखो ये जो अब इस प्रक्रिया को लाया जाएगा तो क्या, जैसा कि मैंने बताया कि एक व्यक्ति खड़ा होकर कह देगा कि इनको हटाओ, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसमें एक प्रस्ताव लाया जाता है। क्या होता है? इस प्रक्रिया को ऐसे लिखो, इस प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाना आवश्यक है। क्या है? लाया जाना आवश्यक है। ठीक, समझे आप बात कि इनकी जो महाभियोग प्रक्रिया है इसके लिए आपको एक प्रस्ताव लाना होगा, चाहे कहाँ लाओ, चाहे लोकसभा में लाओ, ठीक, या राज्यसभा में लाओ। मतलब संसद के किसी भी सदन में आपको इस प्रक्रिया को स्टार्ट करने के लिए एक प्रस्ताव लाना होगा। ठीक ठीक, अब ये जो प्रस्ताव है लिखो, ये भी लिखो, ये प्रस्ताव कौन सा, जो इनकी महाभियोग प्रक्रिया का प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव संसद के मतलब ये प्रस्ताव सदन के कुल सदस्यों के 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मतलब 1/4 सदस्यों या लोकसभा के हों या राज्यसभा के, किसी में भी लाया जा सकता है। ठीक, अब जहां लाया गया है, अगर लोकसभा में लाया गया तो उसके 1/4 सदस्य, अगर राज्यसभा में लाया गया तो उसके 1/4 सदस्य ये खड़े होकर एक प्रस्ताव लाएं कि हम राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया चलाएंगे। ठीक, कितने सदस्य, तो उसको एक साइन करके रखना होगा। क्या रखना होगा? 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। ठीक, अब इसको समझ लेना। इसको कैसे समझोगे? तो इधर साइड समझ लो, देखो कि संसद के किसी भी सदन में लाया सकता है, लोकसभा या राज्य, लोक या राज्य, ठीक, या तो लोकसभा में लाया जा सकता है या राज्यसभा में। ठीक, अब मान लो देखो लिखा है, इस लाइन का मतलब क्या है? इस प्रक्रिया को संसद के किसी भी सदन मतलब लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है। अगर लोकसभा में लाया गया है तो क्या कहा गया है? इस प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक, एक प्रस्ताव लाया गया। अगर लोकसभा में चालू किया गया तो लोकसभा में प्रस्ताव आएगा, राज्यसभा में चालू किया गया तो राज्यसभा में एक प्रस्ताव आएगा। और जो प्रस्ताव आया चाहे जहां पर भी आए वो 1/4 सदस्यों द्वारा, किससे, ये डायग्राम बना लीजिएगा आप सभी भी। तो अगर राज्यसभा में लाया गया है तो राज्यसभा के 1/4 सदस्य, इसके भी 1/4 सदस्य। अगर ये यहां से प्रारंभ हो रही है तो यहां, ठीक, अगर यहां से प्रारंभ हो रही तो इसके 1/4 सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। ठीक, अब इसके आगे आओ,
क्या कहा गया, अगर इसमें लाई गई है। अब देखो जब ये सब हो जाएगा तो इसके बाद अब अगली लाइन लिखो। यहां तक का मतलब समझ गए, इस डायग्राम को इतना बना लो, फिर इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक, क्या होना चाहिए, तो 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। अब इसके आगे लिखो कि ऐसा करने से पूर्व, ये जो प्रक्रिया है या इसको लाने से पूर्व, ऐसा करने से पूर्व आपको जो सदस्य ला रहे हैं सदन, मतलब पूरे सदन के सदस्यों को राष्ट्रपति को सूचित करना होगा कि हम आपके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया ला रहे हैं। ठीक, ऐसा करने से, हाँ ये प्रश्न बनेगा, लिखो लिखो लिखो, ऐसा करने के 14 दिन पूर्व। कितने दिन, तो 14 दिन पूर्व, मतलब आप जब ये प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे उसके कितने दिन पूर्व, तो 14 दिन पूर्व। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कितने दिन पूर्व लाया जाता है, तो 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करना होगा। ऐसा करने के 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को, किसको सूचित करना पड़ेगा, राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ेगा कि हम आपके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया ला रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी, सूचित करना होगा। ठीक, अब समझो अगर ये लोकसभा में लाया गया है तो अब क्या होगा, तो ठीक, अगर ये लोकसभा में लाया गया है या राज्यसभा में लाया गया है तो दोनों में से 1/4 सदस्य को पहली बात तो क्या होना चाहिए, इस पर हस्ताक्षर करने होंगे, तब ये प्रक्रिया स्टार्ट होगी। लेकिन स्टार्ट करने से 14 दिन पूर्व, किसके, जब ये प्रक्रिया स्टार्ट करने के 14 दिन पूर्व किसको सूचित करना होगा, तो 14 दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी। किसको, तो राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी। ठीक, सूचना देनी होगी। ठीक, इसके बाद क्या होगा, अब मान लो अगर ये लोकसभा में लाया गया, ठीक, तो इसके क्या होंगे, 2/3 बहुमत से। अब बहुमत देखो, सबसे पहले प्रस्ताव आ गया, 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित हो गया, लेकिन उस जब ये सब प्रोसेस हो रहा उससे पहले आपको राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ेगी कि हम आपके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया ला रहे हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा, अब इस पर वोटिंग होगी। ठीक, तो ये वोटिंग क्या होगी, अगर लोकसभा में लाया गया तो लोकसभा के 2/3 बहुमत से पास हो। कितने, 2/3 बहुमत से पास हो, तब ये कहां जाएगा, यहां जाएगा। कहां जाएगा, मतलब राज्यसभा में जाएगा। अगर यहां पर 2/3 बहुमत अगर यहां लाया गया है, अगर लोकसभा में ना लाके राज्यसभा में लाया गया है, 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होकर स्टार्ट कर दी गई प्रक्रिया, तो यहां पर पहले वोटिंग होगी। कहां पर, तो यहां पहले वोटिंग होगी। इसको समझिएगा, बहुत ध्यान से समझना। अगर कंफ्यूजन रह जाए तो कमेंट कर दीजिएगा, फिर से समझा देंगे, लेकिन कंफ्यूजन मत रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर 2/3 बहुमत से पास हो, तब ये कहां जाएगा, तो ये लोकसभा जाएगा। अगर यहां से स्टार्ट की गई है तो 1/4 सदस्य यहां के हस्ताक्षरित करें। उसके बाद उससे पहले क्या होगा, राष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी कि हम आपके खिलाफ ला रहे हैं। लोकसभा के सदस्य अगर लाना चाहें तो ये सब क्या करेंगे, सदन सूचना देगा किसको, राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व कि हम आपके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया ला रहे हैं। ठीक, फिर 1/4 सदस्य इसको हस्ताक्षरित कर दें। फिर जब ये हस्ताक्षरित हो जाए तो 2/3 बहुमत से पास हो जाए, उसके बाद यहाँ भेजा जाएगा। कहाँ, तो राज्यसभा में भेजा जाएगा। राज्यसभा से भी पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति आउट कर दिए जाएंगे। लेकिन हालांकि राष्ट्रपति को यहाँ पर अपना पक्ष रखने की अनुमति मिलेगी। कहाँ पर, जो दूसरा सदन होगा। मतलब अगर यहाँ से स्टार्ट किया, जैसे मान लो राज्यसभा से स्टार्ट किया गया तो इसको ढक लो, इसको ढका आपने। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट किया गया कि 1/4 सदस्य यहां के क्या करेंगे, इसको साइन करेंगे, मतलब हस्ताक्षरित करेंगे महाभियोग प्रक्रिया को। उसके बाद क्या होगा, यहां के 2/3 बहुमत से ये पास हो जाए। ठीक, उसके बाद ये क्या कर जाएगा, ये लोकसभा भेजा जाएगा। अब यहां से पर इसको पक्ष रखने का मौका मिलेगा। अगर यहां से स्टार्ट किया गया है तो यहां रखने को पक्ष रखने का मौका मिलेगा। अगर यहां से स्टार्ट किया गया है तो यहां पर इसको पक्ष रखने का मौका मिलेगा। अगर दोनों जगह से 2/3 बहुमत से और 2/3 बहुमत से पास हो गया तो राष्ट्रपति क्या होंगे, आउट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। तो अब इसको लिखोगे कैसे, तो लिख लो, इसको लिख लो। इतना तो सब आपने समझ तो यही होगा। अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, फिर से समझा देंगे। ठीक, तो क्या लिखोगे, ऐसी स्थिति में
जिस सदन में आरोप लगा है, ऐसी स्थिति में जिस सदन, मतलब जिस सदन से मतलब लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में आरोप लगा है इनके ऊपर, किसका? संविधान के अतिक्रमण का। लाया किसके आधार पर जाता? जब संविधान का अतिक्रमण कर रहे होंगे। ठीक, तो ऐसी स्थिति में जिस सदन में आरोप लगा है उसमें 2/, कुल सदस्यों की, मतलब उस सदन के कुल सदस्यों की, मतलब ये नहीं उपस्थित और मतदान करने वाली नहीं है, उस सदन के कुल सदस्यों की, ऐसे लिखो, लगा है। ऐसी स्थिति में जिस सदन में आरोप लगा है तो उस सदन की कुल 2/, कितना? तो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करना होगा। मतलब जिस सदन में ये स्टार्ट कर दिया गया, ऐसी स्थिति में जिस सदन में आरोप लगा है तो उस सदन की कुल संख्या का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करना होगा। कुल, ऐसे लिख लो, कुल सदन की कुल संख्या का, कितनी? तो कुल संख्या का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करना होगा। फिर कहां जाएगा? फिर ये दूसरे सदन में भेजा जाएगा। कहां भेजा जाएगा? तो इधर लिख लो, इसको साफ करे दे रहे हैं। ठीक, इसको साफ करे दे रहे हैं, समझो, इधर समझना। ठीक है, क्या होगा? ऐसी स्थिति में जिस सदन में आरोप लगा है तो उस सदन की कुल संख्या का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करना होगा। अब क्या होगा? जैसा कि बताया था, अगर इसमें लगा है तो इसके 2/3 सदस्य, मतलब कितने सदस्य हैं? तो 545 सदस्य हैं। ठीक, इसका कितना करना है? तो 2/3 सदस्य। ठीक है, इसको पास कर दें तो ये अगले सदन में चला जाएगा। ठीक, जब ये दूसरे सदन में पास होकर चला गया तो इसका मतलब इसमें चला जाएगा। अगर इससे स्टार्ट किया गया है तो इसमें चला जाएगा। ठीक, ये सब आपने जान रखा है। अब क्या होगा? अब दूसरे सदन में राष्ट्रपति को, जब एक सदन से बिल पास हो जाता है, मतलब प्रस्ताव पास हो जाता है, तो वो अगले सदन में भेजा जाता है। तो ऐसी स्थिति में दूसरे सदन में राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। ठीक, राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है। ठीक, अगर मान लो दूसरे सदन में भी कुल संख्या का, किसका? कुल संख्या का, इसको ध्यान में रखिएगा, कुल संख्या का 2/3 बहुमत से पास हो गया। अगर मान लो यहां पर भी 2/3 बहुमत से, देखो राष्ट्रपति भी अपना यहां मतलब पक्ष रख सकता है कि हमने संविधान का अतिक्रमण नहीं किया, ऐसा ऐसा करके बता सकता है, अपना मतलब अपनी सफाई पेश कर सकता है, या वो किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दे कि जाओ आप मेरे लिए इस सदन में पक्ष रखो जाके, या लोकसभा में या राज्यसभा में। ठीक, दूसरे सदन में, जो दूसरा सदन होगा। तो क्या होगा? दूसरे सदन में भी कुल संख्या के 2/3 बहुमत से अगर ये बिल पास हो गया तो राष्ट्रपति क्या हो जाएंगे? आउट। क्या हो जाएंगे? आउट। मतलब राष्ट्रपति को पद छोड़ना ही होगा, मतलब राष्ट्रपति पद से हटा दिए जाएंगे। ठीक, अभी समझिए, ये थी आपकी महाभियोग प्रक्रिया, जो कि सबसे कठिन होती। जल्दी कोई इसको ना तो ला पाता, क्योंकि क्या चाहिए होता है? 2/3, मतलब जितने भी सदस्य हैं कुल 2/3 सदस्य, मतलब अगर 543 लोकसभा से स्टार्ट हो रहा है तो इसके 1/4 सदस्य हस्ताक्षरित कर दें, फिर
क्या होगा, इस पर वोटिंग करी जाएगी। तो 543 के 2/3 कितने, तो 2/3 बहुमत से जब ये पास करके राज्यसभा भेज दें, इसको ध्यान में रखिएगा, इसको भी इसे बना लेना, ठीक ऐसे करके बना लीजिएगा आप, और ऐसे करके ऐसे कर लीजिएगा कि यहाँ से स्टार्ट किया गया तो यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट किया गया तो यहाँ पर। हालांकि ये थ्योरी भी लिख दी है तो इससे आप जान जाएंगे, पढ़िएगा, समझ जान जाइए। अगर मान लो कोई भी डाउट रहता है किसी से भी रिलेटेड तो कमेंट कर दीजिएगा कि कैसा, कि ये नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक। चलिए, तो आज आपका इसके आगे जो राष्ट्रपति का बचा है, हम लोगों ने 61 तक जान लिया। क्लास लंबी हो रही है, ठीक है, तो इतना ही हम लोग रखते हैं। आज 61 तक जान लिया, महाभियोग प्रक्रिया तक। इसके आगे अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम लोग जानेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां और इसके जो कार्य होते हैं, ठीक। चलिए, अब हम लोग करते हैं इस क्लास को एंड। चलिए, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।